हेलो डियर स्टूडेंट, रंगम चिल्ड्रन अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11 का जो इतिहास उसका अध्ययन करेंगे। हमारा जो पाठ 1 था वो चल रहा था। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे कि पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास, ठीक है ना, पहला आदि मानव है, उसके जो भोजन प्राप्त करने के तरीके। आज पढ़ते हैं हम प्रारंभिक मानव जीवन के औजार का निर्माण। क्या है औजारों का निर्माण? प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। देखो, जैसे कि जो औजार थे, जो औजार बनाने की जो कार्य विधि थी, ठीक है ना, कला थी, क्रिया थी, औजार बनाने की जो क्रिया थी वो मानवता की क्या नहीं थी, सीमित नहीं थी। मानवता की क्या नहीं थी, सीमित नहीं थी। जो पशु पक्षी है वो भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाते थे जो भोजन प्राप्त करने और अपने आप को स्वस्थ रखने में उनको मददगार होती थी। भाई क्या है कि मानवता की औजार बनाने की क्रिया मानवता की सीमित नहीं थी। पशु पक्षी भी क्या करते थे, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते थे, इस तरह के औजार बनाते थे जो उनके भोजन प्राप्त करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए संघर्ष में सहायता करती थी। ठीक, मतलब यह जानवर कुछ ऐसी चीज़ औजार बनाते थे ताकि उनको क्या है कि भोजन प्राप्त करने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए उनको मदद मिलती थी। इस प्रकार जैसे कुछ चिंपैंजी भरण पोषण करने के लिए जो औजार इस्तेमाल करते थे वे उन्हें क्या करते थे, स्वयं बनाते थे। मतलब चिंपैंजी होता था एक, मतलब विशालकाय बंदर। चिंपैंजी क्या होता है, चिंपैंजी बहुत बुद्धिमान होता था ये भी। तो ये क्या है कि ये भी क्या है कि जो औजारों को इस्तेमाल करते थे, ये भी क्या है जिस प्रकार के औजार इस्तेमाल करता था, जिस प्रकार के औजार क्या इस्तेमाल करता था वो क्या करता था, ये खुद बनाते थे, स्वयं बनाते थे। हमने क्या पढ़ा, वे जो औजार बनाने की क्रिया है वो मानवता की सीमित नहीं थी। पशु पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाते थे, कुछ इस तरह के औजार बनाते थे ताकि उनको क्या है भोजन प्राप्त करने में और क्या बोलते हैं उनको जीवन जीने में उनको मददगार साबित होती थी। जिस प्रकार चिंपैंजी है वो जिस प्रकार का औजार इस्तेमाल करता था वो क्या था, वो चिंपैंजी स्वयं बनाता था। अब मनुष्यों में भी क्या औजार बनाने के लिए विशेष है। मतलब मनुष्य में क्या, मनुष्य के जो औजार होते थे उनको इस्तेमाल करने के लिए क्या है कि एक समझ सोच, ठीक है ना, शक्ति, इनका इस्तेमाल करना पड़ता था। मतलब एक तरह से दिमाग लगा, जो मनुष्य के औजार थे उनको यूज में लेने के लिए दिमाग लगाना पड़ता था। लेकिन क्या है कि जो मनुष्य के औजार है बनाने के लिए कुछ विशेष है जो कि क्या इसमें नहीं पाई जाती, जानवरों में नहीं पाई जाती। फिर मनुष्य जिस प्रकार के औजार बनाते हैं उस प्रकार के औजार जानवर या वानर नहीं बना सकते। उन दोनों में कुछ विशेषता पाई जाती है। कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलता प्रयोग संभव हुआ है। मतलब क्या है कि हाथों का कुशलता पूर्वक जो प्रयोग है वो किसने सीखा, मानव ने सीखा, न कि बंदरों ने। और शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि जिस तरह के औजार, जिस तरह से हाथों का कुशलतापूर्वक उपयोग है, हाथों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना मनुष्यों ने सीखा, वानरों ने नहीं सीखा। और जो इनके औजार थे वानरों के, ये इतने सक्षम नहीं थे जितने सक्षम औजार बनाने में मनुष्य थे। अब मानव जिस प्रकार के औजार बनाते थे उनका प्रयोग करते थे, ठीक है ना। मानव क्या जिस प्रकार के औजार बनाते थे उनका प्रयोग करते थे, उनमें क्या था, अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती थी। मतलब क्या, मानव जिस प्रकार के औजार बनाते थे, मैंने बताया था आपको, उसके लिए क्या है कि स्मरण शक्ति, जटिलता, संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। लेकिन वानरों में इन विशेषताओं क्या था, अभाव था। मतलब वानरों में इन विशेषताओं का अभाव था। पत्थर के औजार बनाने और उनके इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य
अब भाई पत्थर के औजार के जो प्राचीनतम साक्ष्य वो कहाँ से मिले? पत्थर के औजार बनाने व इनके प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये मिले भाई इथोपिया व केन्या से। मैंने आपको इथोपिया केन्या पहले भी मैप में बताया था, ठीक है ना। तो इथोपिया और केन्या से क्या मिले? प्राचीनतम साक्ष्य मिले। केन्या के पुरातात्विक स्थलों से वे क्या इथोपिया केन्या के पुरातात्विक स्थलों से क्या मिले? पत्थर के औजार बनाने के साक्ष्य और इनके प्रयोग करने के तरीकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब सर्वप्रथम किस प्रजाति ने औजार बनाए? तो देखो संभवतया ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाए थे। सर्वप्रथम क्या? सबसे पहले पत्थर के औजार किसने बनाए थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो प्रजाति थी उन्होंने बनाए थे। अब हमें ये जानकारी नहीं मिलती कि जो औजार बनाने का काम है वो स्त्री पुरुष दोनों ही करते थे या फिर स्त्रियां भी करती थी, लेकिन कहीं न कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि स्त्रियां भी कुछ इस प्रकार के औजार बनाती थी जो अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ उनको मदद मिले। मतलब क्या है कि अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती थी। कौन? स्त्रियां भी क्या बिचौलियों की शिकार के नहीं बनाती, शिकार करने के औजार तो उनके नहीं बनाती थी, लेकिन मतलब वो इस तरह के औजार तो बनाती थी ताकि उनको क्या खाना बनाए, अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए उनको इस्तेमाल कर सके। ठीक, अगली जानकारी मिलती है हमें 3500 वर्ष पहले, सॉरी 35,000 वर्ष पहले शिकार करने के तरीकों में सुधार आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले शिकार अलग तरीके से करते थे, अब शिकार करने के लिए किसका इस्तेमाल करने लगे? हथियारों का। हथियार बोल दो या औजार बोल दो, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल करने लगा। कौन से हथियार के? तो देखो, फेंक कर मारने वाले भालों तक तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाने लगे। फेंक कर मारने वाले भाले व तीर कमान का प्रयोग करने लगे। तो मतलब क्या, शिकार करने के तरीकों में क्या हुआ? सुधार हुआ। लेकिन कब हुआ? 3500 वर्ष पहले होगा। इसके अलावा देखो, मांस को साफ करना, मांस भी किसके माध्यम से करना? औजारों से। ये सब कम औजारों के जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मांस को साफ करना। इसके अलावा उसमें से हड्डियाँ निकाल दी जाती थी और उसे सुखाकर हल्का सेकते थे, और सेक कर उसको क्या लिया जाता था? चलो लिख के बताता हूँ मैं कि मांस को साफ करना, हड्डियाँ निकालना, इसके अलावा मांस को सुखाकर फिर सेक कर सुरक्षित रखना। इस प्रकार क्या वो अपने खाद्य सामग्री को स्टोर करके रखते थे। खाद्य सामग्री का संरक्षण करते थे। ठीक, जिससे क्या बाद में उस खाद्य सामग्री को खाया जा सके। अब जिस डायरेक्ट रख देंगे तो खराब हो जाएगा, तो क्या करते थे? मांस को पहले साफ करते थे, हड्डियाँ निकालते थे और मांस को सुखाते थे। तो साफ करना, हड्डियाँ निकालना ये औजारों के माध्यम से किया जाता था। इसके अलावा फिर उसको सेका जाता था, आग पे थोड़ा थोड़ा सेका जाता था, आधा सेका जाता था, और उसको सुरक्षित रख लिया जाता था ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। तो इस प्रकार से क्या है। और इसके अलावा देखो उनमें क्या परिवर्तन आए।
अन्य परिवर्तन, अन्य परिवर्तन। तो अन्य परिवर्तन में क्या पढ़ेंगे कि वो इस तरह के जानवरों का को पकड़ते थे जिसमें रोएदार खाल होती है, जिसमें रोएदार खाल होती है। जानवर क्या बोलते थे? समूरदार जानवर। क्या बोलते थे? तो समूरदार जानवर बोलते थे। ठीक है ना। तो मतलब ऐसे जानवर जिसकी खाल क्या होती थी? रोएदार होती थी। फिर क्या करते थे वो कि इनको शिकार करके पकड़ लेते थे और उनके रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग में लेते थे। और उस खाल को सिलने के लिए किसका आविष्कार किया उन्होंने? सुई का आविष्कार किया। उस खाल को सिलने के लिए इसमें किसका आविष्कार किया? सुई का आविष्कार किया। अब जो सिले हुए कपड़ों का जो प्रथम साक्ष्य है, इधर लिख लेते हैं, सिले हुए कपड़ों का प्रथम साक्ष्य। अभी हमें कहाँ से मिलता है सिले हुए कपड़ों का प्रथम साक्ष्य? 21,000 वर्ष पुराना। मतलब हमें सिले हुए कपड़ों के प्रथम साक्ष्य कब मिले? 21 वर्ष पहले। सॉरी, ऐसे लिखते पहले 21 वर्ष पहले पुराने जो कपड़े थे, सिले हुए जो कपड़े थे, उनके साक्ष्य मिले। और इसके अलावा छेनी, रुखानी जैसे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत व लकड़ी पर नक्काशी करना और खुदेरना संभव हो गया था। मतलब क्या था? इनमें कला का विकास होने लग गया। किसका विकास होने लग गया? कला का। कला कैसे कि इन छोटे छोटे औजारों को, जो छेनी है, रुखानी है, इनकी क्या होगी? तकनीकें स्टार्ट होगी। मतलब इनको बनाने का तरीका इनको आने लग गया। और इसके अलावा फिर इन्होंने क्या, नुकीले जो ब्लेड से, जो ब्लेड होता है इस तरह का नुकीला, इससे क्या करते थे? सींग, हाथी दांत पर क्या करते थे? कलात्मक डिजाइन करते थे। तो वो क्या उनके लिए संभव हो गया। इसलिए इनमें क्या, कला का भी विकास होने लगा। अब कला का विकास हो गया। अब अपन पढ़ते भाषा, संचार का माध्यम। मतलब कला और भाषा। संचार का माध्यम, अपन एक दूसरे को अपने भाव व्यक्त करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे? भाषा के माध्यम से। तो देखो, जीवित प्राणियों में ही एक ऐसा प्राणी है मनुष्य, जिसके पास क्या है? भाषा है। और भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। जैसे होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप या हाथों का संचालन करते थे। होमिनिड क्या करते थे? होमिनिड हाथों का संचालन करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। मतलब इशारों के माध्यम से, हाथों से वो क्या करते थे? अपने विचारों को क्या करते थे? आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा देखो, आगे पढ़ते हैं। अब देखो, उच्चारित भाषा से पहले गाने गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग हुआ। मतलब मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते थे, किसी तरह का स्वर नहीं निकलता था, बस वो क्या करते थे? गुनगुनाने की, गुनगुनाने वाली मौखिक अशाब्दिक, कोई शब्द नहीं होता था, अशाब्दिक संचार का प्रयोग। मतलब होमिनिड तो क्या करते थे? हाथों का संचालन करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। और उसके बाद गुनगुनाने वाली मौखिक व अशाब्दिक तरीकों से संचार का प्रयोग करते थे वो लोग। फिर मनुष्य की जो वाणी का प्रारंभ संभवतः बुलाओ की क्रिया से प्रारंभ हुआ। कौन सी क्रिया थी? बुलाओ की क्रिया से। अब बुलाओ क्रिया कैसी थी? जैसे कि मुंह से शब्द नहीं निकलते थे, वो जो आवाज़ निकालते थे, एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते थे, जिससे वो सामने वाले को अपने बुलाने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए कुछ उनको बोलना था। वो मतलब वो भाषा क्या थी? बिना शब्द की थी, शब्द नहीं थे उसमें, किसी भी प्रकार का शब्द है, स्वर नहीं होता था। ठीक है ना। और सबकी भाषा क्या है? सबका जो बोलने का तरीका वो एक जैसा होता था। ठीक है। तो वो बुलाओ की क्रिया से हुआ, जैसे कि नर वानरों में देखा जाता है। अब प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनि का प्रयोग करता था। जब शुरू में जो वानर है, शुरू में जो मानव है, जो गुफाओं में रहते थे, जो गुफाओं में रहने वाले मानव है,
गुफाओं में रहने वाले मानव वो क्या करते थे, बोलने में बहुत कम ध्वनि का प्रयोग करते थे। बोलने में बहुत कम ध्वनि का प्रयोग, जो गुफा में रहने वाले मानव थे वो बोलने में बहुत कम ध्वनि का प्रयोग करते थे। फिर यही ध्वनियाँ आगे चलकर भाषा का रूप लेने लगी। यही ध्वनि के लिए आगे चलकर भाषा का रूप होने लगी। अब उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई, तो ऐसे सुझाव दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो होमो हेबिलस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी। अब देखो अगला पढ़ते हैं होमो हेबिलस के बारे में। होमो हेबिलस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके मस्तिष्क में बदलाव हुआ। होमो हेबिलस के मस्तिष्क में क्या हुआ, बदलाव हुआ, जिस कारण क्या, बोलने की क्षमता का विकास हुआ। इसके अलावा स्वर तंत्र का विकास हुआ, ठीक है ना। तो ये होमो हेबिलस की पहचान थी। तो देखो मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा इसमें क्या हुआ, स्वतंत्र जो गले में बड़े जो तंत्र होता है बोलने का, उसका भी क्या हुआ, विकास हुआ। और स्वतंत्र का विकास लगभग 20 साल पे हुआ। मतलब कुल मिला के जो स्वर तंत्र का विकास मानव में कब हुआ, 20 लाख वर्ष पहले हुआ। तो इसका मतलब क्या है, भाषा का विकास कब हुआ, तो फिर जब इनमें स्वतंत्र का विकास हुआ तभी से क्या होगा, भाषा का विकास माना जाता है। तो 20 लाख वर्ष पहले ही भाषा का विकास हुआ। आगे बात समझ में। अब देखो दोबारा से पढ़ते हैं होमो हेबिलस। इसमें क्या, मस्तिष्क में बदलाव हुआ, भाई भाषा का विकास कब हुआ, कब बोली जाने वाली भाषा कब विकसित में आई। तो जो होमो हेबिलस थे इनके मस्तिष्क में बदलाव हुआ, बोलने की क्षमता का विकास हुआ, स्वर तंत्र का विकास हुआ, गले में जो स्वतंत्र का विकास। अब जब स्वतंत्र गले में हुआ इनके, जब स्वतंत्र का इसमें विकास हुआ तो ये बोलने लग गए, और बोलने लगे तो भाषा का विकास भी कब माना जाता है, 20 लाख वर्ष पहले माना जाता है। और तीसरा सुझाव है इसका, तीसरा सुझाव क्या कहता है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई थी। जो भाषा है वो कला के साथ साथ, भाई अलग अलग लोगों के अलग अलग सुझाव है। तो तीसरा सुझाव क्या कहता है कि भाषा जो है वो कला के साथ साथ 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। ठीक, जो भाषा है, जो उच्चारित भाषा, इसका कला के साथ गहरा संबंध माना गया है। तीसरे सुझाव में, मतलब तीसरे सुझाव में क्या मतलब निकल के सामने आया कि भाषा का जो है इसका ये कला के साथ साथ ही विकसित हुई। कितने साल पहले, 40,000 से 35 साल पहले हुई, 35,000 साल पहले, ठीक है ना। इसके अलावा उच्चारित भाषा व इसका कला के साथ गहरा संबंध माना गया है, क्योंकि दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है। मतलब क्या, कला भी विचार को अभिव्यक्त करने, जैसे मान लो मेरे विचार है, मैंने कोई चित्र बनाया कबूतर का, ठीक है ना। तो कबूतर क्या है, मेरे दिमाग में कबूतर के लिए कोई बात थी दिमाग में, मान लो किसी को मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, आप समझ लो मैं बोलना नहीं जानता, मैं किसी को मतलब चित्र के माध्यम से अपने जो विचार है उसको प्रदान कर सकता हूँ। इसमें जो कला है
कला। अब जैसे मान लो कोई गूंगे व्यक्ति है, वो हाथों के इशारों से मतलब क्या है कि वो सामने वालों को अपनी बातें समझा देते हैं, वो भी क्या है, कला है। कोई चित्रों के माध्यम से समझाता है, कोई चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से जो कला है वो भी क्या है, एक संप्रेषण का माध्यम है, मतलब विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो कला और जो भाषा है ये दोनों क्या है, विचार अभिव्यक्ति का माध्यम माना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी की ये जो टॉपिक है आगे पढ़ेंगे अपन कल अगली क्लास में। धन्यवाद।